गांव के गणमान्य व्यक्ति रावदान सिंह जी को फूल मालाएं पहना करके मान सम्मान कर, आप बोल रहे मान सम्मान कर रहे। अब इससे आगे मंच संचालन का काम भाई कुलभूषण जी करेंगे। भाई कुलभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे यशस्वी विधायक, विकास पुरुष, पूर्व सीपीएस श्री रावदान सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। वर्तमान एमएलए राम कुमार यादव भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी मंच पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ से एमएलए आए हैं राम कुमार यादव। हमारे बीच में समाज सेविका श्रीमती पारुल राव जी भी पहुंची है, श्रीमती निर्मला तंवर जी भी पहुंची हैं। मैं उनका भी हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बैठ जाओ, जगह ना जाओ सर। एक बार थोड़ा व्यवस्था बनाने अब इससे आगे श्री स्वर के सम्मान करें, जोरदार तालियां। सुमेर उर्फ बिल्लू जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा रावदान सिंह जी को पगड़ी पहना करके सम्मान करें। इसके बाद मैं कि वो भी आए और रावदान सिंह जी का पगड़ी पहना करके सम्मान करें। ये तो पुराना देखो जी। श्री प्यारेलाल बाबूजी, श्री प्यारेलाल बाबूजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और नेताजी को पगड़ी पहना करके सम्मान करें। श्री रामेश्वर बोरा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए। अब हमारे बीच में श्री जयसिंह जोगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और रावदान सिंह जी को पगड़ी पहना कर सम्मान करें। मांगे बोल दे, मांगे श्री मांगे उर्फ नीरज, दोनों आ जाओ नीरज। अब मैं हरकेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्राह्मण समाज की तरफ से एक बार ये साइड, वकील साहब एक बार, माताएं बहनें भी प्रोग्राम देखने आई है तो एक बार थोड़ा सा साइड हो जाओ। श्री विजय श्री रामचंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और रावदान सिंह जी को पगड़ी पहना करके सम्मान करें। श्री अशोक शास्त्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और रावदान सिंह जी को पगड़ी पहना करके सम्मान करें। हमारे इस चुनावी माहौल में प्रचार और प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ से चल करके एक हमारे युवा साथी जो दूसरी बार विधायक बने हैं, हमारे अजीज भाई राम कुमार यादव जी, हमारे साथी भाई विक्रम जी, हमारी बहन निर्मला जी, पारुल जी, और ये हमारे यादव साहब रेवाड़ी से कमल यादव जी, बाकी सभी सम्मानित नेतागण, भाई अक्षीराम जी व सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी मौजूद पंचीज व नंबरदार साहिबान, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो मेरी आदरणीय माताओं बहनों नौजवान साथियों, भाई चेतन जी भी पीछे खड़े हैं, और प्यारे दोस्तों और प्यारे सर्वप्रथम तो मैं अपने गांव के सभी भाई और बहनों का छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूं, जो आज आपने सारे व्यस्त कार्यक्रम से अपने काम छोड़ करके और हम लोगों का यहाँ पहुँचने पर मान सम्मान किया। और साथ ही मैं आप ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हम सब आए हैं एक निवेदन करने के लिए कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इन चुनावों के अंदर आपको फैसला करना है आपकी भावी सरकार और भावी विधायक। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी जो जीत है, हक है, वो है मत की। सबसे ताकतवर कोई चीज़ है तो मताधिकार, और सबसे बड़ी अदालत है तो जनता की अदालत जो आपके सामने है। मत आपका है, अदालत आपके सामने है, फैसला भी आपका होगा।
किस विवेक से, किस सोच से, किस मंथन से वो आप काम करते हैं, उसके ऊपर सब बातें निर्भर करें। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज और उससे पहले 10 साल कांग्रेस का राज, तुलनात्मक दृष्टि से जब आप तोलेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कौन अच्छा कौन बुरा। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है उससे पहले एक क्षण के लिए उसके प्रोस एंड कॉन्स, फायदा और नुकसान जरूर एक बार सोचता है। मैं आपसे भी कहूँगा मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोचना कि हम किसे मतदान करने जा रहे हैं। 10 साल के जो कड़वे अनुभव, कटु अनुभव जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए, कोई एक वर्ग ऐसा नहीं अछूता जिसको इन्होंने निरंकुश और तानाशाही ताकतों से पीड़ित ना किया हो। उसमें सबसे पहले है किसान, जो अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। 13 महीने तक आंदोलन किया, तब जाके 3 काले कानून वापस किए, MSP देने की गारंटी नहीं दी और 700 जवानों ने अपनी जान से हाथ धोया, एक शब्द उनकी सहानुभूति में नहीं कहा। वही किसान जो इतना परिश्रमी है कि सूखी धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींचकर भूखे का पेट भरना जानता है, जब अपनी परिश्रम की कमाई हुई फसल को मार्केट ले जाता है और जब उसको भाव नहीं मिलता तो अपने बदहाली पे आंसू बहाता है, ये किसान के हितैषी नहीं हो सकते। ये जवान जो हमारे इलाके के लोगों की एक शान होते थे, 200-200 बच्चे रोडों के ऊपर दौड़ते थे, कोई पूछता उनसे हम जैसा जाते जाते कि बच्चे कर क्या रहे हो, तो एक ही बात कहते थे कि फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं, फौज में भर्ती होना। हमने कहा फौज से क्या हो जाएगा कि हम अपना तन मन सब कुछ देश के समर्पित करना चाहते हैं, सर्विस रहेगी तब तक ठीक है, रिटायर होंगे तो यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और शहीद आ गए शहीद कहलाएंगे। इस भावना से वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन आज एक अग्निवीर जैसी योजना देके उसको भी धराशायी कर दिया। 18 साल का बच्चा 22 साल में रिटायर हो जाएगा 75% में, उसकी न पेंशन है न प्रमोशन है, न उसकी रिजर्वेशन की गारंटी है, न ही उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट कोई एक्स-सर्विसमैन के माध्यम से। और दुर्भाग्य ये है अगर उन 4 साल में वो बच्चा शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं है। फिर ये किस तरह की फौज है? आपकी परमानेंट फौज नहीं, आपका प्रमोशन उसके अंदर नहीं, आपकी जॉब सिक्योरिटी उसके अंदर नहीं, आपकी पेंशन उसके अंदर नहीं, और जब शहीद हो जाओ तो शहीद का दर्जा उसके अंदर नहीं। ये पूरी सेना के मनोबल को गिराने वाला काम है और उन बच्चों के भविष्य को खराब करने वाला काम है। जो 75% रिजेक्ट होकर आएंगे बच्चे, वो वापस आगे क्या करेंगे? या तो नशा करेंगे या अपराध की तरफ बढ़ेंगे। क्या यही वो सेना है जिसके लिए हमने इनसे अच्छे दिनों के इंतजार की थी? अब बात करो कर्मचारी। ये कर्मचारी प्रदेश के हित के लिए काम करते हैं, सरकार के साथ और उसकी नज़रों के सामने काम करते हैं। लेकिन आज इन सब की नज़रें बदली हुई हैं। क्यों? हर व्यक्ति पीड़ित है। सबसे पहले शिक्षा विभाग के अंदर टीचर्स गए, गेस्ट टीचर, उनको लाठी से बांध दिया। कंप्यूटर टीचर गए, उनको लाठी से बांध दिया। ड्राइंग टीचर गए, उनको लाठी से बांध दिया। और फिर उसके बाद OPS वाले गए, उनको लाठी से बांध दिया। और जब पता लगा कि सबको लाठियाँ मार रहे हैं तो सरपंचों ने हिम्मत की कि हम देखते हैं, हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कौन हमारे पे लाठी बरसाएगा। और जब चंडीगढ़ गए तो स्वागत उनका भी लाठियों से किया। शायद आज नहीं कल कोई आएगा। अगर यही परिस्थिति रोज चलती रही तो मैं समझता हूँ उसके बच्चों का या उसका निदान कैसे होगा। यानी सब तरह से एक तरह से पीड़ित करने वाला काम है। कोई वर्ग इससे खुश नहीं है और वो बदलाव चाहते हैं। और यही एक रूप है कि आज हरियाणा में एक माहौल इकट्ठा बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। 100% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, कोई ताकत नहीं रोक सकती हरियाणा के अंदर, ये तय है। और जब सरकार बन रही है तो मैं समझता हूँ महेंद्रगढ़ के भाई, खासतौर पर मेघनवास के भाई इतने समझदार हैं कि उस सरकार के अंदर अपना हिस्सा लेंगे। वक्त रोज नहीं मिलता, ऐसा रोज आता नहीं ऐसा। 10 साल बाद दोबारा एक मौका आया है। एक भूल, एक चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। अगर चूक होती है किसी से तो पता नहीं कहाँ तक जाके चली जाती है। इसलिए सबसे मैं निवेदन करूँगा, सारी बातें भुला करके अच्छे भविष्य के लिए, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई हाथ का निशान है, 2 नंबर बटन है, दबा दो, खटाखट भर के भेज देना। जितनी ताकत से आप भेजोगे
उससे भी ताकत से आपका वजन लेकर के आऊँगा, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ, ये मैं गारंटी। कुछ परेशानी पैदा कर रखी है परिवार पहचान पत्र, हम कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र, उससे आम आदमी पीड़ित है। भाई राज आते ही सबसे पहले काट के एक तरफ कर देंगे, आईडी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, आपका अपना काम करें। और एक लास्ट जो है ये है कि भाई हर आदमी की कामना रहती है मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन हारी बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती। भगवान न करे इस बात की हमें कभी जरूरत पड़े, लेकिन जब आदमी बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर कहता है कि आपका बड़ा ऑपरेशन होगा और आपका खर्चा 20 से 25 लाख रुपए होगा, वो गरीब आदमी वापस आके मायूस हो जाता है कि मेरे पास 20 लाख है नहीं, सरकार देती नहीं, और भाई मेरी ज़िंदगी तो वक्त से पहले अंतिम सांस लेके चली जाएगी। उन लोगों की पीड़ा को समझते हुए पार्टी ने फैसला किया 25 लाख तक का इलाज कहीं भी कराइए हिंदुस्तान में। पहले ये कहते थे कि पैनल पे तो हॉस्पिटल है, अब पैनल की बात नहीं है, आप चाहे कलकत्ता कराएं चाहे बम्बे कराएं, जहाँ अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ कराएं, 25 तक का जो खर्चा होगा वो सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार आने के देगी। और भाई इन्होंने बाद में पत्रकार ने पूछा कि राव साहब आपकी तो 7 गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी 20 गारंटी दे रही है, तो क्या समझे इसको, इसका क्या जवाब है, आप सुनना जरा। मैंने उनको एक ही बात कही, देखिए हम तो गारंटी दे रहे हैं कि कल सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, ये तो सत्ता में है, इनको किस चीज की गारंटी की जरूरत है। अगर इनकी मंशा होती 10 साल पहले देते, इनकी मंशा होती 5 साल पहले देते, इनकी मंशा होती 5 महीने पहले देते। ये क्या कर रहे हैं, अब 20 छोड़ो, ये 200 भी करते, इन्होंने देनी नहीं तो कहते कितने ही बोल दो, हम वो देंगे वो करेंगे। मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए की माफ करने की कही तो किया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ करने की कही तो किया या नहीं किया, किया ना। तो इनकी गारंटी चलेगी नहीं कि उनकी गारंटी चलेगी। उनको तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल 12 बजे राहुल गांधी जी आ रहे और मैंने स्थान चुना है बवानिया, इस तरह का एक सेंटर है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है 4 कदम की दूरी पे सारे काम छोड़ के, रोजाना राहुल गांधी बवानिया नहीं आता, रोजाना नहीं आता। कोई भाई कहे बोले फिर देख लें, फिर ना देखो जाए, समझ गए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारे काम छोड़ करके आप सब लोग, ये मेरी बहनें भी सामने खड़ी है, माता भी सामने खड़ी है, ये माता जी आप भी कल का टाइम राहुल गांधी को देखने के लिए लगाना, 12 बजे बवानिया पहुँच जाना। 4 कदम की दूरी है, पैदल भी चले जाओ तो पहुँच जाओ, ठीक है।